आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो आज आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये कहानी एक लंबे बालों वाली लड़की, एक रूह की सच्ची डरावनी कहानी है। चले बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाइक बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही उसे जर्जरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रिहायशी इलाके में मौजूद एक प्लाट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमैसा ने घबरा कर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। उसने घड़ी पर टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने ऊपर न आई थी, वरना उसका वक्त अच्छा गुजर जाता था। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम ही आती थी, क्योंकि उससे सर्दियां कुछ खास पसंद नहीं थी। जबकि रुमैसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर उसका खौफ कदरे कम हुआ। उसने कमरे से बाहर निकलकर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने काफी मेकअप निकाला, लाउंज में रखा, टीवी चलाया। टीवी की आवाज ने घर में फैली खामोशी को खत्म कर दिया। वो निहायत इत्मीनान के साथ कॉफी बना रही थी और कॉफी बनाकर टीवी के सामने आकर बैठ गई और चैनल पर कोई शो चल रहा था। टीवी देखते देखते उसे टाइम का पता नहीं चला और वहीं सोफे पर सो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नवीद आलम के साथ उसके फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि उसकी सास अपने बड़े बेटे के साथ लंदन में रहती थी। जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिस था, जिसके बायस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा न था। यही सबब था वो अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के फ्लैट में रहाइश कर रहा था, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला न था सिवाय उस खाली प्लाट के जो उसके बेडरूम की खिड़की के आईने सामने था। उस प्लाट के चारों तरफ बाउंड्री वाल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। उस प्लाट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थी। अम्मा हाजरा ने बताया था कि ये हिंदुओं का एक कदीमी कब्रिस्तान है, क्योंकि ये इलाका पहले आबाद ना था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया। मगर वक्त और जरूरियात के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिलें बिल्डिंगें बन गईं। मगर उस प्लाट पर मौजूद वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह मौजूद था। ये कब्रिस्तान कम से कम रुमैसा को जरूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को इससे कोई मसला ना था और ना ही किसी और बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रुमैसा भी खामोश थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये परेशानी उसकी अपनी खुद सख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना थी कि रिहायशी इलाके में ये कब्रिस्तान है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले अकेले वॉक कर करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला साया माला का था। रुमैसा उसे देखते ही खुल गई। रुमैसा ने देखा कि उसकी सफेद रंगत में कदरे पलाहियत खुली हुई थी। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है, माला का जवाब। हमेशा इतना ही मुस्तसिर होता था, फिर भी उसको साथ रुमैसा का कोई अच्छा लगता था।
वो काफी गुमसुम लड़की जो शायद फर्स्ट फ्लोर के किसी पार्टनर की रिहाइश थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रुमैसा ऊपर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले से मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमैसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी। उन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। ना कभी माला ने उसके घर आने की दावत दी और ना रुमैसा ने उसे अपने साथ नीचे लेकर आई। वजह शायद टाइम था जो ऊपर वॉक के दरमियान इतना ज्यादा हो जाता था कि रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा ना लगा। मूंगफली खाओगी? वॉक के दरमियान रुमैसा अपने हाथ में पकड़ा गरम मूंगफली का लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। सॉरी मैम, मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली ना रेवड़ी और ना ही कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक के भुने हुए चने भी नहीं खाती। रुमैसा जब भी उसे कोई चीज खाने को देती तो वो हमेशा इनकार कर देती थी। रुमैसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसीलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह तक आज तक माला से कभी उसके मजहब के मुतालिक ना पूछा था, क्योंकि उसको अच्छा न लगता था। हालांकि कई बार उसका दिल चाहा कि वो उसके कब्रिस्तान के बारे में पूछे, जो उसके घर के करीब ही था। फिर ये सोचकर कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए वो खामोश हो जाती थी। अचानक काले रंग का एक बड़ा सा बिल्ला उसके सामने आया, जो अपनी गहरी नीली आंखों से उनकी जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से बहुत डरती थी, जिसका अमली मुजाहिरा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमैसा के पीछे इस तरह छुप गई। रुमैसा ने चप्पल उतारकर बिल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। उसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमैसा ने उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियां उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रुमैसा को अंधेरे में नजर न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंस दी और नीचे उतर आई। न जाने क्यों रुमैसा का आज दिल चाहा वो माला से उसकी जाती जिंदगी के मुताल्लिक कोई सवाल करे। शायद लाशूरी तौर पर उसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि जाने वो माला कौन है। 4 माह से उनकी मुलाकात तकरीबन रोज ही छत पर इस तरह होती, मगर वो ये जानना चाहती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर उसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज माला की जाती जिंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब चलते चलते रुककर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमैसा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गिड़गिड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो? आई मीन तुम शादीशुदा हो या नहीं? उसके सारे जुमले का एक लफ्ज में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि उसे मजीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा के अंदर में दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमैसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलटकर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली। उसी टाइम आसमान पर जोर से बिजली चमकते साथ ही बादल के गिड़गिड़ाने की आवाज जैसे ही माला ने सुनी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रुमैसा ने देखा उसकी रंगत जोर पड़ गई। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगने से उसे ऐसे महसूस होता जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आग में जलना कितना हौलनाक होता है, इसी तरह मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रुमैसा ने उसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमैसा बिल्कुल समझ ना पाई। उसकी जुबान से निकलने वाले बेरब जुमले कभी कभी तो रुमैसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है।
जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग की शुआओं की नजर में हो जाना कभी देखा है आपने? उसी पल बादल एक बार फिर से गरजे। माला उसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की तरफ भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत ना हुई कि आवाज देखकर वो माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था माला छत पर ना आई थी। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थी, क्योंकि वो और बहुत सारी चीजों की तरह बारिश से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर ना आती थी। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल खत्म हो गई, फिर भी वो ऊपर ना आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए उसने बेख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नजर डाली, जहां बड़ा सा ताला अंधेरे में नजर आ रहा था। उसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गई और फिर उसने गाड़ी में बैठते हुए उसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103, नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है कि मुझे सुनने में गलती हो। नवीद वहां पिछले 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रुमैसा के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन कौन रहता है। और फिर घर वापस आते ही वो अम्मा हाजरा से माला के मुतालिक पूछ बैठी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने के लिए बाहर जाती हूँ, और आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसी दोस्ती कहाँ कि मैं किसी के बारे कुछ जान सकूं। उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में रहती थी। रुमैसा को समझ में न आया कि वो माला के मुतालिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि 1-2 दिन तक वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजरा को लेकर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहां आमने सामने कई फ्लैट बने हुए थे। यहाँ हर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सब ही लोग वहाँ आबाद थे। उसकी समझ में न आया कि वो किसका दरवाजा बजाकर माला के मुतालिक सवाल करे। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमैसा उसके साथ जा खड़ी हुई, वो जल्दी से उठकर बोला, अस्सलामुअलैकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना है। लड़की के बारे में? अब्दुल्ला ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर अम्मा हाजरा को। हाँ अब्दुल्ला भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है, जो रोजाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफी दिनों से नहीं आ रही। अब्दुल्ला ने पूछा, क्या आप उसका नाम जानती है? उसका नाम माला है। गोरी सी है, बहुत लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ, फैसल साहिब की बेटी है, फ्लोर नंबर 107 में। नाम तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन बाल काफी लंबे हैं। एक दफा ऐसे ही मेरी नजर पड़ गई थी। आप वहां जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दे। अब्दुल्ला की बात सुनते ही वो वहां नहीं रुकी, बल्कि तेजी से चलते फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट नंबर 107 के सामने आ खड़ी हुई और बिना सोचे समझे बेल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ दरवाजा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 से 42 साल औरत थी, जो रुमैसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलामुअलैकुम। जी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मेरी रिहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज बोलते हुए उसने जल्दी से अपनी मुद्दा बयान किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गले ही पल उसकी ख्वाहिश के आइन मुताबिक माला उसके सामने आ जाएगी।
कौन माला? जवाब उसकी तवक्का के खिलाफ था। अब रुमैसा की समझ में न आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल की लड़की उस औरत के करीब आ खड़ी हुई। रुमैसा ने देखा उसके लंबे स्याह बाल नीचे झूल रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इसी फ्लोर में रहती है। नहीं, इस फ्लोर में तो नहीं। नहीं, यहाँ मैं तो मेरी इकलौती बेटी रहती है, जबकि मेरा ख्याल है कि हमारे फ्लोर में माला नामी कोई लड़की नहीं है। दरअसल मुझे उसने अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था। तो उन्होंने बोला 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली आबाद थी। फिर उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो लोग यहाँ से घर छोड़कर चले गए। दोबारा यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े खड़े उस खातून ने रुमैसा को तफसील बताना शुरू कर दी। न चाहते हुए भी रुमैसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वह खातून बोली, सुना है उनकी जवान बेटी कहीं अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए उसके माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए। लेकिन उनके जाने के कुछ दिन बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक जवान लड़की की तनीब शुदा लाश पड़ी थी। उसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में लिया हुआ था। बोलते बोलते वह खातून एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमैसा ने पलटकर फ्लैट नंबर 103 के दरवाजे पर नजर डाली, मगर वो लड़की गायब हुई थी। घर से कैसे मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी को समझ नहीं आई कि आखिर वो मर्द औरत कौन था। क्या वाकई वो उस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इसी तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए? पुलिस का ख्याल था शायद वो लड़की वापस आ गई थी, जैसे उसके बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया और लाश को उसकी घर में छोड़कर भाग गए। उफ, इस कदर सफाकी। रुमैसा ने खौफ से झिझरी ली। हाँ, यही वजह है कि ये फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल उसे वीरान करके निकल गए और फिर चाहने के बावजूद कोई और उसे आबाद न कर सका। एक डर और खौफ उस फ्लैट के हवाले से ऐसे लोगों में उजड़ गया हो कि शायद अभी तक दूर नहीं हुआ। अरे, मैं यहाँ खड़े खड़े ही सब बातें कर रही हूँ, आप अंदर तो आए। शायद उस औरत को एहसास हो गया था कि पिछले आधे घंटे से वो रुमैसा के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊंगी। मेरे मियाँ के घर आने का वक्त हो गया है। माजरत करती रुमैसा ऊपर आ गई और फिर कई दिन लग गए रुमैसा को वो कहानी बुलाने में जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी और शायद उसके इस तरह मारने में सगे माँ बाप भी हाथ था। दुनिया इतनी जालिम होती है, ये बात उसे चंद घंटे पहले ही पता चली, जिसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच सोच कर बेहाल होती रही। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की लाश उसके बावजूद के अंदर नजर नहीं आ रही थी कि शायद कभी जिंदगी में उसे माला दोबारा मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने वाली जाने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाना होता तो मैं उसकी मतलाशी निकालेंगे माला को खोजती रही। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी। जो हर बार रुमैसा की तलाश को नाकामी का मुंह देखना पड़ता। उसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो उसमें कामयाब हो गई, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों रुमैसा का ये हाल दिल सोचकर कांपता रहा कि उसने माला की तलाश इतनी कोशिश आखिर क्यों। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजरा को सुबह से ही नज़ला जुकाम ने जुकर रखा था, जिसके बाइस वो अपनी चारपाई पे रजाई ओढ़े पड़ी थी। नवी तालीम ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में कल कोयटा गया हुआ था
और उसी तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे उसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की। फिर जैसे ही फोन बंद हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ा है। उसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाजा खुला था, जबकि उसके बाहर मौजूद गर्ल को वो हमेशा अंदर से लॉक रखती थी। तन्हाई में उबरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने गर्ल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। रुमैसा को लगा कि वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े उस लड़की के पीछे ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रुमैसा तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आई। सरे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर रुमैसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया, उसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला माला। ऊपर चढ़ते ही उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुमैसा ने थोड़ा मजीद आगे बढ़कर देखा। चारों तरफ एक हुआ का आलिम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा कर वापस पलटी तो उसका पांव उस काले बिल्ले से टकरा गया, जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ले ने बलबला कर रुमैसा की जानिब देखा। उसकी मोटी चमकती कांच जैसी आंखों में जानिब किया था। रुमैसा एक खौफजदा होकर नीचे भागी। कांपते हाथों से दिल का लॉक खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा, तुम कहाँ चले गई थी? नवीद साहिब का फोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। इन्हें फोन कर जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? रुमैसा ने सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो तो बेटा, उस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुमने उसे अपने हवासों पर पूरी तरह सवार रख लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकलकर एक शक्ल में डल गई जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है अम्मा आप दुरुस्त कह रही हैं। रुमैसा ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे शायद वहम हुआ था कोई और ऊपर गया है। बिला वजह ही ऊपर भागी, शायद दिमाग खराब हो गया है। और रात के खाने तक वो शाम का वाकया बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर उसने फोन पर नवीद से बात की, फिर कॉफी बनाकर टीवी के सामने बैठ गई। जब उसी पल बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रुमैसा कॉफी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी उसने पर्दा हटाकर बाहर ही देखा था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई। शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा, जो शायद बारिश में पनाह लेने के लिए रात को उस पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजारी के तौर पर रुमैसा उसे देखती रही। जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी, जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई। लंबे स्याह बाल उसकी पुष्ट पर फैले थे। वो यकीनन माला थी, जो रुमैसा का वहम हरगिज नहीं था। उसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके, लेकिन उसकी आवाज देने के कबल ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा कि माला उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। माला की मुस्कुराहट में न जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हो गई, जबकि उसी पल माला पलटी और उस कदमी से कब्रिस्तान की तरफ अंदर दाखिल हो गई। उसके अंदर दाखिल होते ही फिजा में फैला अंधेरा मजीद गहरा हो गया। रुमैसा ने आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखा। वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ मेरे खुदा, खौफ की एक एक जरी उसे हर तरह अपनी लिपट में लिया। वो खड़े खड़े जमीन पर गिर गई।
जमीन पर गिरते वक्त माला के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ और उसके साथ रुमैसा बेहोश हो गई। जबकि उसे होश आया तो उसकी अम्मी और नवीद आलिम दोनों अस्पताल में उसके पास थे। बकौल नवीद के रुमैसा 1 हफ्ते बाद होश में आई थी। वो क्यों बेहोश हुई थी वो ये चाह कर भी उसको ना बता सकी, मगर उसकी हालत के पेश नज़र बगैर उसके कहे अपना घर तब्दील कर लिया और जिंदगी में दोबारा वो कभी उस तरफ ना गई जहां आखिरी बार उसने माला को देखा था। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी, या शायद वो जान गई थी माला की असल हकीकत क्या है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी थी। और जो मेरी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाइक बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो मैंने सुन रखे हैं और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी।